नमस्कार, जय हिंद। बत्रा डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी देश के वीर जवानों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने सपना बनाया है एनडीए, सीडीएस और अग्निवीर में अग्निरक्षक बनकर के देश की सेवा करने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। चूंकि यहाँ पर सामान्य अध्ययन से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। खास करके साल 2023 के अगर एनडीए पेपर की आपने एनालिसिस किया है तो उसमें आपको पता चला है कि ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस आपको ज्यादा इस बार पूछे गए हैं। तो इसीलिए हम लोग एक सीरीज लेके आए हैं, तिरंगा सीरीज, जिसमें कोई एक टॉपिक लेकर के हम उस पर जितने भी आधारित पॉइंट्स होंगे, उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, आपकी परीक्षाओं में पूछे गए, इन सभी बातों की हम लोग चर्चा करते हैं। और इसीलिए इस सीरीज का नाम है तिरंगा सीरीज। तिरंगा के 3 रंगों की तरह आपके लिए यहाँ पर नोट्स भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी मिलेंगी, ताकि आप उस टॉपिक को और भी बेहतर कर सके। तो चलिए बिना देर के हुए अपने आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज की सीरीज में पहला सवाल क्या है। दोस्तों, आपके सामने पहला सवाल है, द डेक्कन ट्रैप इज मेड ऑफ। यहां पर आपको बताना है कि जो दक्कन का पठार है वो किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर के बना होता है। राइट आंसर सबसे पहले आप देख लीजिए। ये आपको यहां पर पता है कि जो दक्कन ट्रैप होता है, अभी इसकी हम लोग विस्तार से भी बात करेंगे। दक्कन ट्रैप किससे मिलकर के बना है, तो आंसर आप जानते हैं। सबसे पहले आंसर लगा लेंगे तो बेसाल्ट से बना है। द डक्कन नेट इज मेड ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। यहां पर आपको राइट आंसर मिल गया है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन समझते हैं और उसको समझाने के लिए आपके सामने बहुत ही रोचक तरीके से यहां पर कुछ फिगर दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स की, तो टाइप्स ऑफ रॉक्स में दोस्त आप देखेंगे यहां पर तो 3 टाइप की चट्टानें होती हैं। अगर 3 टाइप की चट्टानों की बात करेंगे तो इसमें एक होता है आपका इग्नियस रॉक्स, सेकंड इज सेडिमेंट्री एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब यहां पर एक चीज आपको समझना है कि ये आखिर इन चट्टानों को, जो आप यहां पर चट्टानें देख रहे हैं, इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो इसकी शुरुआत हो जाती है वोल्केनिक इरप्शन से। यहां पर इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो शुरुआत इसकी होती है वोल्केनिक इरप्शन से। और वोल्केनिक इरप्शन की जब हम लोग बात करते हैं, वोल्केनिक इरप्शन की जब आप बात करेंगे तो यहां पर आपको पता है वोल्केनिक इरप्शन में आप देखेंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले जो धरातल के नीचे का पार्ट होता है उसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। इसको मैग्मा चैम्बर कहा जाता है। और जब ये मैग्मा बाहर की तरफ आता है, जब मैग्मा बाहर निकलता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये आपका हो जाता है लावा। और इस लावा में जब आप देखेंगे, जो लावा यहां पर मौजूद होता है, यही जब ठंडा होता है तो यहां से हमको मिलती है इग्नियस रॉक्स, यहां पर मिल जाती हैं। तो यहां पर इग्नियस रॉक्स जो मिलती है, इसी को हम लोग कहते हैं आग्नेय चट्टानें। और जब इसमें टूट फूट होता है तो उसके बाद हमको मिलता है सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें हमको क्या मिल जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स। और जब हम इन दोनों में परिवर्तन करते हैं तापमान की वजह से, प्रेशर की वजह से, तो उसके बाद हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स मिल जाता है। तो यहां पर आपको देखिए तो मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और फिर इग्नियस रॉक्स मिलता है। तो ऐसे में आपको यहां पर यह बात कंफर्म हो गई कि 3 टाइप के जो आपको रॉक्स मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं। अब इसके बाद यहां पर आपको देखना है कि आखिर इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन होते हैं। तो यहां पर आप देखिए टाइप्स ऑफ रॉक्स में सबसे पहले आप देखेंगे तो इग्नियस रॉक्स का यहां पर आपको एग्जाम्पल मिल रहा है। इसमें ग्रेनाइट होता है, बेसाल्ट होता है और ऑब्सीडियन होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको कॉन्ग्लोमेरेट मिलता है, मड स्टोन मिलता है, लाइम स्टोन मिलता है। और इसके बाद अगर थर्ड पे बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स की, तो यहां पर इग्नियस होता है, इसके बाद सिस्ट होता है और स्लेट होता है। यहां पर
जेनेसिस होता है, सिस्ट होता है और स्लेट। तो ये 3 टाइप की चट्टानें जो होती हैं एग्जाम्पल के तौर पर मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपको मिल जाती हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर सामान्य तौर पर हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसको जरा देखिए। तो दक्कन ट्रैप जो है इसका निर्माण कब हुआ है? मेसोजोइक एरा में इसका निर्माण हुआ है और इसको अगर हम लोग कंसीडर करें तो आज से तकरीबन 25.217 करोड़ पहले से ये स्टार्ट हुआ था और 6.6 करोड़ वर्ष पहले इसका अंत हुआ और क्रेटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ। अब इसमें आप देखेंगे तो विदर्भ का जो क्षेत्र है, विदर्भ में ज्वालामुखी का इरप्शन हुआ है और वहां पर बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, इरप्शन होता है और करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये जमा हो जाता है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में 600 से लेकर के 1500 मीटर और कहीं कहीं 3000 मीटर की मोटाई तक बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है और यह जो एरिया है, रीजन है, इसी को हम लोग दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। इसके बाद में देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी, चूंकि आपके एग्जाम में यूपीएससी हमेशा एनसीईआरटी को प्रेफर करता है, तो इस वजह से एनसीईआरटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। यहां पर आप देखेंगे तो अगर हम भारत को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो एरिया है ये हो जाता है आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यहां पर होता है आपका विशाल मैदान और ये वाला जो एरिया है यही आपका हो जाता है दक्कन ट्रैप का एरिया, यानी कि दक्कन का पठार इसी को कहा जाता है। तो दक्कन का पठार कहां पर मौजूद है, अगर ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जानेंगे कि दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहां पर। अब इसमें देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार है यह एक मेज की आकृति वाला स्थल है, मींस इसको आप टेबल लैंड कह सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं? टेबल लैंड कह सकते हैं, जो कि क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। यह गोंडवाना का पार्ट है। आपने देखा था कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड 2 अलग अलग पार्ट्स थे। इसके बाद में आपने इसके पहले वाला जो सेक्शन था इसमें पेंजिया और पेंथालसा था। इसमें आप देखिए तो इसके टूटने की वजह से ही प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा और इसमें जो प्लेटू वाला एरिया था ये अलग अलग क्षेत्र में बढ़ता गया, जमा होता गया और इसमें आप देखेंगे तो जो दक्कन का पठार है इसके मुख्य तौर पर 2 पार्ट पाए जाते हैं। एक को हम लोग कहते हैं मध्य उच्च भूमि और दूसरे को हम लोग कहते हैं दक्कन का पठार, यानी कि प्लेटू ऑफ डेक्कन कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, समरी अगर इसको समझें तो ज्वालामुखी का उद्गार होता है, इसी वजह से आग्नेय चट्टानों का विस्तार होता है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका जमाव होता है और इसके बाद में आप देखते हैं तो इसी में 2 पार्ट हो जाते हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। फिर इसके बाद में आप देखिए तो यहां पर क्या होता है, नर्मदा घाटी का उत्तर का जो क्षेत्र है, नर्मदा घाटी के उत्तर का क्षेत्र है। फिर इसमें आप देखेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार का वो भाग मालवा के अधिकांशतर भागों में इसका विस्तार होता है और विंध्य पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा है, उत्तर पश्चिम में अरावली है। तो ये सारे क्षेत्र आपको कहाँ मिलते हैं? ये सारे क्षेत्र आपको मिल जाते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि में। इस बात को जरा यहाँ पर समझते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से लोकेशन आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर बात कर लें एक एक पॉइंट की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ये वाला एरिया होता है यहां पर होता है आपका अरावली, यहां पर होता है आपका विंध्याचल, इसके बाद होता है आपका सतपुड़ा का क्षेत्र और इसके बाद में आप देखेंगे तो यहां पर होता है यही दक्कन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं तो भारत में कुछ ऐसे ही पर्वतों का विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद यहां पर आप समझें तो इसके बाद आप देखिए तो यहां पर दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये किस प्रकार से होता है, तो इसका जो आकार होता है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो ट्रायंगल शेप में होता है और इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर सतपुड़ा की श्रृंखलाएं हैं,
इसी में देखेंगे तो महादेव कैमूर की पहाड़ी मैकाल श्रृंखला है इसके पूर्वी विस्तार पर। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में आपको यहां पर दिखलाई पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात है कि दक्षिण का जो पठार है वो पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। तो ऐसे में आप जानते हैं बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो इसी ढाल का अनुसरण करते हुए आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में विलीन होती हैं। बट दो ऐसी नदियां हैं जो कि कहां पर मिलती हैं, तो वो अरब सागर में जाकर के मिल जाती हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में आपको सवाल पूछा गया है, द सेंट्रल हाईलैंड ऑफ द इंडियन पेनिनसुला इज मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यहां पर आपको बताना है जो केंद्रीय उच्च भूमि है उसका निर्माण किस तरीके से हुआ है। तो केंद्रीय उच्च भूमि का जो निर्माण हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से, मींस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से होता है सेंट्रल हाईलैंड का निर्माण। तो सेंट्रल हाईलैंड ऑफ द इंडियन पेनिनसुला इज मेड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब यहां पर आपको देखना है कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हैं। यहां पर आप देखते हैं कि अगर जियोग्राफिकल तरीके से देखें तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है ये पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भूखंड है, ओल्डेस्ट पार्ट इसका माना जाता है। अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो यहां से आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर सबसे ओल्डेस्ट पूछा जाएगा तो ओल्डेस्ट में आप किसको लगाएंगे, सबसे ओल्डेस्ट जो होता है वो होता है आपका डेक्कन ट्रैप वाला एरिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेक्कन ट्रैप का एरिया कहा जाता है। फिर इसके बाद में अगर आप सबसे यंगेस्ट पूछा जाए, सबसे यंगेस्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया को बतलाएंगे, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया को बतलाएंगे। और इसके अलावा अगर आपसे हिमालय में पूछा जाए तो इसके बाद कौन आता है, तो ध्यान में रखिएगा हिमालय आता है। फिर इसके बाद में हिमालय में भी आप जानते हैं कि 3 पार्ट होता है, तो इसमें भी एक है आपका ग्रेट हिमालय, दूसरा होता है आपका मिडिल हिमालय, तीसरा होता है आपका शिवालिक हिल्स। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये इसमें सबसे ओल्डेस्ट कौन सा हो जाएगा, तो ओल्डेस्ट हो जाता है ग्रेट प्लेन और इसमें सबसे यंगेस्ट हो जाता है शिवालिक हिल्स। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आप देखिए तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सेंट्रल हाईलैंड है इसका निर्माण आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से यानी कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से इसका निर्माण होता है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल देखिए, तो अगले सवाल में आपको दिया गया है विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहां पर आपको दिया गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ट्रैप जो है वो मेघालय से संबंधित है, करेवा जो है वो कश्मीर वैली से है, यहाँ पर आपको एलिवेटेड लैंड है चंबल वैली है, और इसके बाद है पार्टलैंड जो है वो रांची के पठार से है। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे आंसर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो आपने देखा है कि ट्रैप शब्द का इस्तेमाल हम लोगों ने कहाँ पर किया था, तो सेंट्रल हाईलैंड के लिए किया था, केंद्रीय उच्च भूमि के लिए। ये मेघालय से संबंधित नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको देखना है, हम लोगों को पूरी बात ये समझनी है कि आखिर ट्रैप का मतलब क्या होता है। तो ट्रैप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है, 1785 से लेकर के 95 तक इसका यूज किया जाने लगा है। स्वीडन भाषा का ये शब्द है और इस ट्रैप का मतलब क्या होता है, इस ट्रैप का मतलब सीढ़ियों के यानी कि स्टेयर्स के लिए लिया जाता है। और इसका जो निर्माण हुआ है क्रिटेशियस काल में लंबे समय तक धीरे धीरे होता रहा, जिससे इस पर सीढ़ीनुमा आकृतियों का निर्माण होता गया है। अब इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपके लिए है यहाँ पर करेवा। जब हम लोग बात करते हैं करेवा लैंड की और यहाँ से आपको सवाल पूछे गए हैं, तो करेवा की अगर बात करेंगे तो करेवा का आपको
विस्तार कहाँ मिलता है? करेवा जो है वो कश्मीरी बोली में इसको करेवा का मतलब ऊपर उठी हुई भूमि कहा जाता है। और इसके बाद में गॉडविन ऑस्टिन 1859 में करेवा शब्द का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो यहाँ पर आपको दो महत्वपूर्ण पॉइंट मिला है कि करेवा जो है वो कहाँ पर होता है, तो ये होता है दोस्त आपके करेवा का एरिया। और करेवा फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं तो ये कश्मीर हिमालय यानी कि कश्मीर वाले क्षेत्र में आपको दिखलाई पड़ता है। 1859 में सबसे पहले गॉडविन ऑस्टिन ने करेवा शब्द का इस्तेमाल किया और कश्मीरी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? ऊंची उठी हुई भूमि। फिर इसके बाद में देखेंगे तो करेवा जो है यहाँ पर ध्यान में रखिए कहाँ पर होता है, तो पीर पंजाल श्रेणी के दौरान इसका फॉर्मेशन हुआ है। पर्वत श्रृंखलाओं ने इस क्षेत्र में प्राकृतिक जल निकासी को अवरुद्ध कर दिया था। मींस यहाँ पर जो पहले से जल मौजूद था उसको रोक दिया गया पर्वतों के जरिए, और फिर यहाँ पर एक झील का निर्माण किया और बाद में पानी घट गया। इससे पहाड़ों के बीच की घाटियों में करेवा का निर्माण हो गया। अब इसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पर है कि यह करेवा जो है यह केवल और केवल कहाँ पर होता है? कश्मीर में पाया जाता है। करेवा जो है झेलम नदी और उसकी सहायक नदियों के मैदान के ऊपर मौजूद हैं। करेवा में रेत, मिट्टी, गाद यानी कि सिल्ट है, सैंड है, तो ये सभी यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पर मानव सभ्यताओं के भी अवशेष मिलते हैं, जीवाश्म और उपजाऊ मिट्टी भी मिलती है। इस प्रकार वे विशाल पुरातात्विक और कृषि महत्व रखते हैं, ये भी आपके लिए जरूरी है। इसमें करेवा मिट्टी में केसर सबसे ज्यादा उगाया जाता है। फिर यहाँ पर बादाम है, अखरोट है, सेब है, मेवे की खेती है। तो इन सभी के लिए यह काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में देखिए उत्कृत भूमि क्या होती है। आपने सुना होगा कि जब नदियों के द्वारा छोटे छोटे बरसात के टाइम पर यहां पर देखिए तो यहां पर आपको मिल जाता है कि जो क्षेत्र होता है वहां पर तेजी से अगर वर्षा होती है, जल्दी से अचानक से तेजी से वर्षा होती है, तो गहरी गहरी गुल्लीस का यहां पर निर्माण होता है, अवनालिकाओं का, और ये सभी क्या होती हैं कि एक उबड़ खाबड़ क्षेत्र में परिवर्तित हो जाती हैं और इसी को हम लोग कहते हैं बैड लैंड। आप जानते हैं चंबल नदी इसके लिए काफी मशहूर है। चंबल नदी की अगर हम लोग बात करें तो मालवा पठार में महू के पास से इसका उद्गम होता है, इसका ओरिजिन होता है। राजस्थान में कोटा के ऊपर एक घाटी के निर्माण से बहती है। राजस्थान में यहाँ पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। राजस्थान में गांधी सागर बांध कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर तक जाती है। अंत में यमुना में यह विलीन हो जाती है और इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? बैड लैंड ऑफ चंबल के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसके बाद में आप बात करेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगले पॉइंट में आप देखिए तो यहाँ पर एक आता है पाट भूमि। आपने देखा था कि पाट लैंड की हम लोग बात कर रहे हैं। ये कहाँ पर पाया जाता है? तो पाट क्षेत्र जो है ये छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में है। समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो करीब 1100 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो रांची के पठार के क्षेत्र में ही ये देखने को मिल जाता है पाट क्षेत्र, जो कि आपको कहाँ पर ज्यादा इसका विस्तार होता है? तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, और ये झारखंड का भी कुछ पार्ट इसमें मिलता है। फिर इसके बाद में अगर बात करेंगे तो यहां पर अगला सवाल आपको दिया गया है कि जो गोंडवाना सिस्टम है, गोंडवाना सिस्टम रॉक्स और मेनली फाउंड इन विच रिवर वैली। यहां पर आपको दिया गया है कि गोंडवाना शैलक्रम जो है ये किस घाटी में पाए जाते हैं? तो ये होता है आपका रामगंगा, दामोदर है, घाघरा है और ब्रह्मपुत्र है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो दामोदर नदी का क्षेत्र है, दामोदर के क्षेत्र में यहां पर गोंडवाना सिस्टम मिल जाते हैं दामोदर नदी के क्षेत्र में। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग और डिटेल्स में बात करें तो गोंडवाना रॉक्स की अगर बात करेंगे तो ये मुख्य तौर पर देश के कुल 4 पार्ट में पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का दामोदर घाटी क्षेत्र, इसके अलावा महानदी घाटी में, गोदावरी में, वेनगंगा और वर्धा नदी की घाटियों में पाया जाता है। इसके अलावा गुजरात के कच्छ, काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान, कश्मीर और सिक्किम क्षेत्र में इस तरह के जो क्षेत्र हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं।
अब इसके बाद में हम लोग देखें अगले पॉइंट में, तो अगला पॉइंट देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, पार्टलैंड इज फाउंड इन, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं बुंदेलखंड प्लेटू या फिर दंडकारण्य या फिर तेलंगाना प्लेटू या फिर छोटा नागपुर का पठार। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में आप जानते हैं कि पाट भूमि का विस्तार आपको मिलता है। सो इसमें आपको राइट आंसर लगाना होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र यहीं पर होता है, आपका बगल वाला ही एरिया होता है जहां पर आपको मिल जाता है रांची का पठार। ये आपका है रांची का पठार है, पाट क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार थोड़ा सा आगे। तो यहां पर आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया है जो कि आपके एनडीए, सीडीएस और अग्निवीर जैसी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही है, अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।